जिसकी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, जिसकी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, वो इंसान ही नामुमकिन लगने वाले सारे रिकॉर्ड तोड़ता है। जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज आपका जो टॉपिक है वो राष्ट्रपति का टॉपिक चल रहा है। पार्ट 1 मैंने पढ़ा दिया है। आज पार्ट 2 में आपको एक बार फिर पार्ट 2 में स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 56 से हमने अनुच्छेद 55 तक आपको बताया है विधिवत। तो अनुच्छेद 55 में क्या है? अनुच्छेद 55 यानी अनुच्छेद 55 में क्या दिया गया है? तो अनुच्छेद 55 में दिया गया है निर्वाचन की रीति। और मैंने कल बताया भी है निर्वाचन की रीति, लेकिन आपको पूरी तरह इसमें क्लियर कर दें तो निर्वाचन की इस रीति में बताया गया कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा, एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा। और जो एकल संक्रमणीय पद्धति है ये आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली होती है। गुप्त मतदान प्रणाली, ये ध्यान देना। मतदान एकल संक्रमणीय पद्धति, इसमें इसका मतलब जो वरीयता क्रम में राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग होती है तो उसी पद्धति को एकल संक्रमणीय पद्धति कहते हैं। और आनुपातिक गुप्त मतदान यानी आपको अपने वोट को सार्वजनिक नहीं करना है। सार्वजनिक करोगे तो आपका वोट राष्ट्रपति के चुनाव में खारिज हो जाएगा। और आपको मैं बता चुका हूं कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, विधानसभा और राज्यों, लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा यानी देश की संसद में जो 2 सदन है, लोकसभा, राज्यसभा, उसके सदस्य मतदान का प्रयोग करते हैं और राज्यों की विधानसभा के जो विधायक। लेकिन लोकसभा में हमने बताया एंग्लो इंडियन, उनको मताधिकार का पावर नहीं है। और राज्यसभा में जो राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है वो भी मतदान नहीं करने का अधिकार रखते हैं, यानी नहीं कर पाते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। बाकी सभी सदस्य करते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से चुने गए हैं लोकसभा में और जो राज्यसभा में चुनकर सांसद के रूप में आए वो करते हैं। तो आनुपातिक पद्धति ये राष्ट्रपति के चुनाव में चलती है, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में एक कोटा निर्धारित है कि आपको 5.5 लाख से अधिक वोट हासिल करने होंगे तभी आपकी जीत होगी। ये नहीं कि आप जो विधायक और सांसद के चुनाव में करता कि किसी को 40 वोट, किसी को 30, तो 40 वाला विजयी हो जाएगा। तो ये राष्ट्रपति के चुनाव में ये पद्धति लागू नहीं है, ये ध्यान देना। इस पद्धति से राष्ट्रपति का चुनाव नहीं किया जा सकता है। अब ये जो आनुपातिक मतदान पद्धति है इससे चुनाव होता है। अब राष्ट्रपति जो है ये जब अपना पर्चा दाखिल करता है तो इसकी जमानत राशि कितनी है ये भी आपको बता दें। तो जमानत राशि 15,000 रुपए। और राष्ट्रपति कुल वोटों का 1/6 अगर हासिल नहीं कर पाता है, यानी 1/6 कुल वोटों का 1/6 यानी 1/6 वोट हासिल करना है। अगर आपने पर्चा राष्ट्रपति का दाखिल किया, 1/6 वोट हासिल नहीं कर पाए कुल वोटों का, तो फिर आपकी ये जमानत राशि जब्त हो जाएगी, यानी आप चुनाव लड़ने के बाद ये पैसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और जो इस 1/6 से अधिक वोट हासिल कर लेता है उसे वापस कर दिए जाते हैं 15,000 जो नामांकन करते समय, पर्चा दाखिल करते समय लिए गए थे। अब आपसे पूछा जाएगा जब जमानत राशि जब्त हो जाएगी, मान लो उसने 1/6 हासिल नहीं किया है, कम रह गया, तो ऐसी स्थिति में ये पैसा किसके पास जाएगा? तो ये जो रुपए हैं ऐसी स्थिति में आरबीआई के पास जाएंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ये रुपए जाते हैं। तो ये विशेष ध्यान देना। अब आगे चलते हैं, बाकी हमने पिछले वीडियो में आपको विस्तृत बताया है अनुच्छेद 55
आगे चलते हैं, अनुच्छेद 56 इसमें राष्ट्रपति के पदावधि यानी कार्यकाल की बात की गई है। किसकी बात की गई? कार्यकाल। आपको सिंपल सा मालूम है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। 5 वर्ष का होता है। लेकिन अगर किसी वजह से राष्ट्रपति अपना इस्तीफा दे दे या मान लो उसका पद पे निधन हो जाए तो उपराष्ट्रपति उसके स्थान पर राष्ट्रपति का पद अस्थायी रूप से संभालता है, यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है। लेकिन वो कब तक? 6 माह तक बन सकता है। तो जब भी किसी भी राष्ट्रपति के द्वारा इस्तीफा दिया जाता है या उसका कार्यकाल समाप्त होता है तो 6 माह के लिए कार्यकाल कार्यवाहक राष्ट्रपति का होता है और उसी 6 माह के अंदर नया राष्ट्रपति चुन लिया जाए। तो एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसी में है, अगर मान लो कोई भी राष्ट्रपति है, जैसे राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये बने 1967 में, चुनाव हुआ 1967 में, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने डॉक्टर जाकिर हुसैन। 2 साल बाद 1969 में इनका निधन हो गया। निधन हो गया तो कार्यवाहक बना दिया गया वीवी गिरी को, वीवी गिरी को बना दिया गया। तो राष्ट्रपति के कार्यकाल के 2 वर्ष में निधन हुआ तो बचे 3 वर्ष। तो जो नेक्स्ट चुनाव होगा 6 माह बाद वो 3 वर्ष के लिए होगा या नए सिरे से 5 वर्ष के लिए, ये क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे कोई विधायक है, उसने इस्तीफा दे दिया या उसका निधन हो गया तो शेष अवधि के लिए चुनाव होता है। अभी आप प्रेजेंट में यूपी में देख रहे हैं, बांगरमऊ 9 सीट में उपचुनाव होने जा रहा है क्योंकि कुलदीप सेंगर एक मुकदमे में जेल चले गए, उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। तो उनकी सीट पे चुनाव हो रहा, तो उनकी सीट पे 5 वर्ष के लिए चुनाव नहीं हो रहा। अब जो विधानसभा की अवधि के जो टाइम बचा है, 2022 में चुनाव होंगे यूपी विधानसभा की, तो शेष अवधि जो बची हुई है 1.5 वर्ष, उस अवधि के लिए चुनाव हो रहा है। यानी जो भी विधायक जीतेगा मात्र 1.5 वर्ष रहेगा, 2022 में फिर से चुनाव लड़ना पड़ेगा। ये स्थिति आजम खां के बेटे हैं अब्दुल्ला, उनकी भी सदस्यता रद्द कर दी गई है, वो जेल के चले गए माता पिता और स्वयं, तो उनकी विधायकी रद्द कर दी गई। उनकी सीट पे भी चुनाव होने वाला है, एक टुंडला की सीट है वहां पे भी चुनाव होने वाला। तो ऐसे कई सीटों पर यूपी में उपचुनाव होने वाले, तो वो शेष अवधि के लिए चुनाव हो रहे हैं, ना कि 5 वर्ष के लिए। ये ध्यान देना, 2022 में जब फिर से चुनाव होंगे तो ये जितने विधायक अभी बनेंगे जीत के, ये फिर से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन राष्ट्रपति पे ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति पे शेष अवधि के लिए चुनाव नहीं होता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन की 2 वर्ष में मृत्यु हो गई तो भी 3 वर्ष बचा है, 3 वर्ष के लिए नया राष्ट्रपति चुन लिया जाए, तो ऐसा नहीं। उसे नए सिरे से पूरे 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति चुना जाएगा। और चुनाव हुआ था उस समय जब चुनाव हुआ तो वीवी गिरी जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद, जब 6 महीने के अंदर चुनाव हुआ तो उन्होंने चुनाव राष्ट्रपति का लड़ा और वो जीते, और पूरे 5 वर्ष यानी 1969 से 1974 तक वीवी गिरी राष्ट्रपति थे। तो आपको पूरी तरह क्लियर हो गया होगा कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव शेष अवधि के लिए नहीं होता है, यानी बचे हुए समय के लिए, पूरे 5 वर्ष के लिए नया चुनाव होता है। तो ये ध्यान देना। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है इसी पे, कार्यकाल पे, यानी आपका जो अनुच्छेद 56 है यही कहता है कि 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति, कार्यवाहक 6 माह के लिए, यानी कार्यकाल कार्यवाहक का कितना? 6 माह। 6 माह के अंदर नया चुनाव। और तीसरा हमने बताया कि शेष अवधि के लिए नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं कराया जाता, यह विशेष ध्यान देना। और चौथा पॉइंट 4 नंबर, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसे राष्ट्रपति के कार्यकाल को लेकर, क्या भारत के राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन किया जाता है? यानी किसी भी राष्ट्रपति, जो कोई राष्ट्रपति है, क्या उसे 2 बार 3 बार 4 बार चुना जा सकता है? हाँ, चुना जा सकता है। अनंत बार भारत के राष्ट्रपति को उसके पद पर चुना जा सकता है।
हालांकि वो अनुच्छेद कौन सा है जिसमें बताया गया है, तो अनुच्छेद 57, इसमें कहा गया भारत के राष्ट्रपति को अनंत बार उसे राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। ये ध्यान देना, अनंत बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार रिकॉल कर दें। अनुच्छेद 55, इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है, यानी उसके तरीके दिए गए हैं, किस तरीके से चुनाव होता है। तो जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है, पहली बात तो अप्रत्यक्ष मतदान होता है, प्रत्यक्ष नहीं, यानी जनता इसको नहीं चुनती है। जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा में, उनके द्वारा, यानी सांसद लोकसभा के, सांसद राज्यसभा के और राज्य की विधानसभाओं के विधायक, ये मतदान का प्रयोग करते हैं। तो उनके द्वारा अप्रत्यक्ष है, वो वोट करेंगे राष्ट्रपति को, तो अप्रत्यक्ष मतदान करेंगे। और जिसमें हम लोग करते हैं, सांसद विधायक चुनते हैं, वो प्रत्यक्ष मतदान कहलाता है। दूसरा, एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा, और जो अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली कहलाती है, इसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। जमानत राशि, राष्ट्रपति के चुनाव में 15,000 रुपए, यानी आपको राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन कराना है, पर्चा भरना है, तो 15,000 रुपए जमा करने होंगे। और जमा करने के बाद आप चुनाव लड़ें, जो कुल वोटें हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, कुल वोटों की जो संख्या है, उसके 1/6 वोट आप हासिल करें। अगर 1/6 वोट हासिल नहीं कर पाते हैं, तो आपके 15,000 रुपए जब्त कर लिए जाएंगे। तो ये जब जब्त कर लिए जाएंगे, तो ये पैसा कहां जाएगा? तो भारत सरकार के किसी फंड में नहीं जाने वाला, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के पास ये रुपया जाएगा। ये ध्यान देना। इसके बाद अनुच्छेद 56, कार्यकाल, यानी पदावधि, पद की अवधि, समय कितना है, तो कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और यह भी ध्यान देना, जो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन 5 वर्ष पूरे होने से पहले नया राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। तो 5 वर्ष पूरे होने का जो लास्ट मंथ है, उसी मंथ में, यानी 1 महीने के अंदर ही नए राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाता है। यह विशेष ध्यान देना। और किसी भी राष्ट्रपति के निधन होने पर उसके इस्तीफे देने के बाद कितने समय के लिए कार्यकाल कार्यवाहक राष्ट्रपति का होता है, तो 6 माह के लिए होता है। यह विशेष ध्यान दें। इसके बाद आपको हमने बताया है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो कई बार चुना जा सकता है, अनंत बार। ये किसमें? अनुच्छेद 57, पुनर्निर्वाचन की रीति, अनुच्छेद 57 में दिया गया। ये भी आप विशेष ध्यान दें। और भारत के किसी भी राष्ट्रपति को शेष अवधि के लिए नहीं चुना जाएगा, पूरे 5 वर्ष के लिए चुना जाएगा। और एक पॉइंट और ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नोट पॉइंट में, कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसे 25 जुलाई को शपथ दिलाई जाती है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि ये इसका प्रारंभ कब हुआ? 1977 से 25 जुलाई को शपथ। कब? भारत के राष्ट्रपति को 25 जुलाई को शपथ दिलाई जाती। यह ध्यान देना। ये कब से स्टार्ट है? प्रारंभ से नहीं है, 1950 में, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला राष्ट्रपति चुना गया था। 24 जनवरी को उन्हें शपथ दिलाई गई थी। तो ये कब से प्रारंभ हुआ लगातार? तो ये 1977 में भारत के प्रथम निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए नीलम संजीव रेड्डी। तो उन्हें 25 जुलाई के दिन शपथ दिलाई गई। तभी से भारत के प्रत्येक राष्ट्रपति को 25 जुलाई को शपथ दिलाई जाती। तो ये भी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्टडी करना बेहद जरूरी है। करते भी रहें आप बेहतर ढंग से। तो देखते हैं आगे। नेक्स्ट है अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60, इसमें क्या है? शपथ का उल्लेख, यानी भारत के राष्ट्रपति को जो शपथ है वो अनुच्छेद 60 के द्वारा दिलाई जाती है। यह ध्यान देना।
अब अनुच्छेद 60 में शपथ का उल्लेख है, आपने अनुसूची 3 में पढ़ा है विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ का उल्लेख, लेकिन उसमें भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इनके शपथ का उल्लेख नहीं किया गया, ये ध्यान देना। तो इसमें शपथ का उल्लेख किया गया, तो आपने सुना पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है, तो ऐसा अनुच्छेद 60 में बताया नहीं गया है कि पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति लेगा। तो राष्ट्रपति किस विषय की शपथ लेता है, किस बात की शपथ लेता है राष्ट्रपति, तो यह ध्यान देना। राष्ट्रपति संविधान की रक्षा की शपथ लेता है, भारत के लोगों के कल्याण की शपथ लेता है, संविधान की रक्षा की शपथ लेता है। और नंबर 2, भारत के लोगों के कल्याण की शपथ लेता है। क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है, आप लगाते हैं सुप्रीम कोर्ट। अगर किसी व्यक्ति में आ जाए, व्यक्ति विशेष में भारतीय संविधान का निम्न में से संरक्षक कौन है, ऑप्शन आपको मिल जाए प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तो आप राष्ट्रपति लगाएंगे। संसद का काम है कानून बनाना, सुप्रीम कोर्ट का काम है कानून की रक्षा करना, और सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ भारत के प्रथम नागरिक का भी कार्य है कि वो संविधान की रक्षा करे। अगर ऑप्शन आपको आ जाए कि भारत का राष्ट्रपति जो है वो शपथ ग्रहण करता है निम्न में से, ऑप्शन ए आएगा कि पद एवं गोपनीयता की, ऑप्शन बी संविधान की निष्ठा की, ऑप्शन सी संविधान की रक्षा की। तो आप विचार करेंगे पद एवं गोपनीयता नहीं है, हटा दो। दूसरा आप विचार करेंगे कि संविधान की निष्ठा, हाँ निष्ठा बात हो सकती है यानी संविधान के पालन की, तो नहीं, वो आंसर नहीं सही होगा, संविधान की रक्षा की शपथ लेता है, ये आंसर सही। क्यों? इस संविधान के अनुच्छेद 60 में ये 2 बातें बताई गई कि भारत का राष्ट्रपति किसकी शपथ लेता है, संविधान की रक्षा की, और भारत के लोगों के कल्याण की शपथ लेता है। और हम लोग हमेशा कहते रहते हैं पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है। तो बेहतर और सटीक लॉजिक पढ़े, सटीक पॉइंट बढ़े, जिससे एग्जाम में आपको सफलता मिले। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 61, इसमें महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग यानी भारत के राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है वो महाभियोग, यानी भारत के राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया भी जाता है, केवल प्रक्रिया ही नहीं। भारत के राष्ट्रपति को हटाना है तो महाभियोग लगाया जाएगा, लेकिन कैसी स्थिति में? संविधान के उल्लंघन पर, संविधान का मिसयूज करने पर, ऐसे आप इस पे महाभियोग नहीं लगा सकते। लेकिन महाभियोग आसान कार्य भी नहीं है। महाभियोग राष्ट्रपति पे लगाना है तो जिस भी हाउस में, संसद के जिस भी सदन में महाभियोग का प्रस्ताव जाएगा तो उस सदन के 1/4 सदस्यों का सपोर्ट होना चाहिए। मान लो राज्यसभा में भी महाभियोग का प्रस्ताव जा सकता है और लोकसभा में भी, तो हम लोकसभा में देख लेते हैं। मान लो लोकसभा में महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया, तो लोकसभा में जब महाभियोग का प्रस्ताव आया तो 1/4 कुल संख्या, लोकसभा में जो कुल संख्या है उसके 1/4 सदस्यों, 1/4 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, ये जरूरी। और जब महाभियोग प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा होगी तो जैसे ही लोकसभा में चर्चा की बात आएगी तो राष्ट्रपति को उसके 14 दिन पहले, यानी लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव पे चर्चा होने के 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करना होगा कि ऐसा हम आप पे महाभियोग की प्रक्रिया लोकसभा में चलाने जा रहे हैं।
चर्चा करने जा रहे हैं। आप अपने बचाव में जो कहना है वो लोकसभा में बोल सकते हो, चाहे स्वयं आके या अपना वकील भेज के। तो राष्ट्रपति है तो वो अपना लॉयर ही भेजेगा। तो ऐसी स्थिति में कौन, हाँ ये भी क्वेश्चन बन जाएगा कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना देनी है लोकसभा में महाभियोग में चर्चा करने से पहले। तो कौन सूचना देगा राष्ट्रपति को? तो यह ध्यान देना, जिस भी सदन में महाभियोग प्रस्ताव पर चर्चा होगी उस सदन का अध्यक्ष राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचित करेगा कि सर आपके ऊपर महाभियोग प्रस्ताव चलाने के लिए लोकसभा में चर्चा का प्रावधान किया गया है। यह ध्यान देना। तो लोकसभा में तो लोकसभा अध्यक्ष सूचना देंगे, यह आपको ध्यान देना है कि कौन सूचना देगा, लोकसभा अध्यक्ष। तो पहली बात तो महाभियोग प्रस्ताव पर चर्चा होने पर लोकसभा अध्यक्ष 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करता है। तो क्यों सूचित कर रहा है? तो यह प्राकृतिक अधिकार है, भारत के हर नागरिक का अधिकार है कि वो अपने दोष सिद्ध को प्रूव तो करे, क्या मेरे ऊपर दोष है नहीं, अपनी सफाई तो प्रस्तुत करे। तो ये एक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 20 आपने मौलिक अधिकार पढ़ा है, उसमें कहा गया दोष सिद्धि का प्रावधान। तो वही मौलिक अधिकार राष्ट्रपति को भी अधिकार देता है कि अगर उन पे कोई आरोप लगा है तो उन्हें भी सफाई देने का मौका दिया जाए, ना कि ऐसे उन्हें सजा दी जाए। तो इसीलिए लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव पर चर्चा करने के 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करता है। ये ध्यान देना। कौन सूचित करता है? जिस भी सदन में, अगर राज्यसभा में यही प्रस्ताव होता है, वहां चर्चा होती, तो राज्यसभा का सभापति वो सूचित करता, वो मेन अध्यक्ष है। सभापति कौन होता है राज्यसभा में? तो हमेशा वर्तमान का राष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। तो सिंपल सा है। तो ये स्थिति, अब मान लो राष्ट्रपति को सूचित कर दिया गया, चर्चा प्रारंभ हो गई लोकसभा में, राष्ट्रपति ने अपनी सफाई दी, लेकिन वो सफाई लोकसभा के सदस्यों को मंजूर नहीं हुई। यानी जो राष्ट्रपति ने कहा और वो मंजूर नहीं हुआ, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा के द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास किया जाएगा। यानी महाभियोग राष्ट्रपति पे चलाना है तो ये प्रक्रिया है। 1/4 सदस्य के समर्थन से प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया महाभियोग, लेकिन जब इसको पास करना है तो कितना बहुमत चाहिए? 2/3 सदस्यों का। तो 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास किया गया। ये ध्यान देना। अब इसके बाद ये प्रस्ताव केवल लोकसभा में नहीं, राज्यसभा में भी जाएगा, और राज्यसभा जो है इसको भी 2/3 बहुमत से पास करना है। अगर इसने भी 2/3 बहुमत से पास कर दिया, इसने भी 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पास कर दिया, तो राष्ट्रपति का पद खाली माना जाएगा, क्योंकि महाभियोग की प्रक्रिया पूरी हो गई। तो ऐसी स्थिति में भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं रह सकेगा, यानी उसे फिर हटाने की आवश्यकता नहीं। ये पास हो गया, नहीं हमारे राष्ट्रपति का पद खाली हो गया। तो अभी तक, आज तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर यह महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लगाई गई है, यह भी विशेष ध्यान देना। लेकिन अगर संविधान का यह उल्लंघन करता है तो ऐसी स्थिति में इस पर महाभियोग लगाया जा सकता। अब क्वेश्चन आएगा कि क्या भारत के राष्ट्रपति पे जब महाभियोग की प्रक्रिया चल रही है
उस समय क्या भारत का राष्ट्रपति विदेश यात्रा कर सकता है? मान लो किसी ने पूछ लिया या कहीं क्वेश्चन आ गया, क्या करेंगे आप? तो सीधे बोलेंगे नहीं, गलत। महाभियोग जिस समय चल रहा उस समय राष्ट्रपति को वही जो महाभियोग, जब वो सिंपल तरीके से राष्ट्रपति है, जितने उसके अधिकार हैं वही अधिकार महाभियोग के समय भी बने रहते हैं। वो विदेश यात्रा कर सकता है। एक और क्वेश्चन है, बन सकता है, क्या कोई राष्ट्रपति रिटायर होने के बाद सांसद विधायक का चुनाव लड़ सकता है, मंत्री बन सकता है? यह भी आपके मन में क्वेश्चन होगा, क्योंकि आज तक भारत में ऐसा नहीं हुआ। कोई भी राष्ट्रपति जो है वो रिटायर होने के बाद ना मंत्री बनाए ना वो सांसद का चुनाव लड़ाए, कुछ नहीं। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए क्या कोई भी राष्ट्रपति रिटायर यानी सेवानिवृत्त के बाद सांसद का चुनाव या विधायक का चुनाव या राज्यसभा का सांसद बन सकता है? हां, बन सकता है। यह विषय ध्यान देना। लेकिन आज तक कोई भी राष्ट्रपति ऐसा राष्ट्रपति बनने के बाद किसी ने कोशिश नहीं की। आप ये सिंपल सा सोचो, आप आईपीएस बन जाएंगे और उससे रिटायर होने के बाद आप कांस्टेबल की नौकरी करना पसंद करेंगे? नहीं पसंद करेंगे। तो वैसे ही राष्ट्रपति की भी एक अलग सी गरिमा है, वो अपनी गरिमा से नीचे पद को धारण करना पसंद नहीं करता है। यह विषय ध्यान देना। तो नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 65 और अनुच्छेद 71। 65 में कहा गया कि राष्ट्रपति के पद पे उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य कर सकता है। यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत चुना जाता है? तो 65। कार्यवाहक राष्ट्रपति, यह अनुच्छेद 65 में है। यह विषय ध्यान देना। लेकिन अनुच्छेद 71 इसमें आते हैं, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 71 कहता है कि राष्ट्रपति से के चुनाव संबंधी जो विवाद हैं उनका निपटारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। यह विषय ध्यान देना। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों यानी विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन यानी चुनाव से संबंधित अगर कोई विवाद हो गया है तो उसकी सुनवाई कहां पर होगी? सुप्रीम कोर्ट में होगी। तो सिंपल सा आपको आर्टिकल 71 भी याद रखना है, क्योंकि यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 53। अब आप सोच रहे हैं कि आपने 71 से वापसी 53 की क्यों कर ली? हम 53 के द्वारा 71 से आगे के आर्टिकल पढ़ाएंगे। और क्यों वापसी की? आपको हमने प्रारंभ में लिखाया है, पार्ट 1 में सभी अनुच्छेद लिखाया, और इसमें आपने क्या लिखा था? कार्य एवं शक्तियां, यानी कार्यपालिका की शक्तियां। तो कार्यपालिका की शक्ति, इसका मतलब संघ सरकार की शक्ति, केंद्र सरकार की शक्ति। केंद्र सरकार की शक्तियां यानी संघ सरकार की शक्तियां। देखो, पहले हमने वो चीजें आपको पढ़ाई जिसमें राष्ट्रपति से संबंधित शर्तों का प्रावधान, भाई शपथ लेगा तभी तो कार्यकाल पूरा करेगा, तभी तो अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा। तो आपको हमने एक लॉजिक के हिसाब से आगे पढ़ाते जा रहे हैं। हमने अगर हम चाहते तो अनुच्छेद शुरुआत से करते 1 2 3, लेकिन हम आपको इंपॉर्टेंट अनुच्छेद और जरूरी समय पे आपके सामने रख रहे हैं। तो इसमें कार्यपालिका की शक्ति का उल्लेख। तो राष्ट्रपति के पास, भारत का राष्ट्रपति हमने सुना है, आपने भी सुना है कि भारत के राष्ट्रपति के पास बहुत सी शक्तियां हैं, लेकिन शक्ति विहीन है, नाम मात्र का भारत का राष्ट्रपति।
शक्तियों के मामले में, ये आपने सुना है। जैसे ब्रिटेन की महारानी, सबसे पहले कार्यपालिका की जो शक्ति है उसमें आप ध्यान दो, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है यह भी जान लें, तो अनुच्छेद 75। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अब क्या डायरेक्ट ये प्रधानमंत्री को खोज के लिए आता जो नियुक्ति कर देता? तो नहीं। आपने सुना है लोकसभा में बहुमत दल के नेता को भारत का राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्त करता है। हालांकि शपथ भी दिलाता है, राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है। लेकिन यह ध्यान देना, संविधान के किसी भी अनुच्छेद में शपथ का उल्लेख नहीं है। केवल अनुच्छेद 75 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, इतना है। लेकिन फिर भी शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है। तो हम अब देखते हैं लोकसभा। ये जो लोकसभा है इसमें कुल सदस्य संख्या वर्तमान में, टोटल जो कुल सदस्य संख्या 552 है, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 543 प्लस 2 बराबर 545। 2 एंग्लो इंडियन हो जाते हैं। ये सदस्य संख्या है लोकसभा में, ये आप जानते भी हैं। इसके बाद किसी भी पार्टी को बहुमत लाना है तो उसको लोकसभा में 272 सीटें हासिल करनी, यानी उसके पास कितने सांसद होने चाहिए? 272। तभी बहुमत मिलेगा, तभी सरकार बनाने का मौका उसे दिया जाएगा। ये बात होती है। तो 272 जो ये सदस्य लाने हैं। अब मान लो किसी भी पार्टी ने 230 ला दिए और कोई पार्टी है उसके पास 200 है, किसी भी पार्टी के पास मान लो 100 है, ऐसी स्थितियां हैं। तो क्या राष्ट्रपति सरकार बनाने के लिए इस 100 वाले को आमंत्रित कर सकती कि केवल सबसे बड़ी को ही आमंत्रित करेगी? तो अनुच्छेद 75 में राष्ट्रपति के पास स्वविवेक शक्ति है कि वो 100 वाले को भी आमंत्रित कर सकती, इसको भी इसको भी। जब यहां किसी के पास बहुमत नहीं है तो वो किसी भी पार्टी को अपने स्वविवेक से आमंत्रित कर सकती सरकार बनाने के लिए। लेकिन बात यहां पे हो रही लोकसभा के नेता के तौर पे, यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो कैसे करता है ये देखते हैं। अब 272 जो सांसद चुने गए, ये आपस में अपना नेता चुनते, इन सांसदों में मेरा नेता कौन होगा। तो जब ये नेता चुनते हैं तो वही होता है लोकसभा में बहुमत दल का नेता। कौन? बहुमत दल का नेता। और इसी बहुमत दल के नेता को भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति करता है और उसे शपथ भी दिलाता है। अब प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद भी होती, यह भी आपको पता है। तो प्रधानमंत्री की जो मंत्रिपरिषद है उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। यह ध्यान देना, यह जो मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन यह राष्ट्रपति सलाह किससे लेगा? प्रधानमंत्री से। यानी प्रधानमंत्री सलाह देता, राष्ट्रपति से कहता आप ऐसा है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कर दो। तो मंत्रिपरिषद में किसी को रक्षा मंत्री, किसी को शिक्षा मंत्री, किसी को कानून मंत्री, किसी को स्वास्थ्य मंत्री, किसी को खेल मंत्री, इस रूप में राष्ट्रपति नियुक्त कर देता होगा? नहीं, यहां पे तो विभागों का बंटवारे की बात आ गई। तो ये बिल्कुल नहीं। आपने देखा होगा 2019 में मोदी सरकार ने शपथ ग्रहण का आयोजन किया सरकार बनने के बाद, और उसके बाद बताया कि ऐसा है 15 कैबिनेट मंत्री शपथ लेंगे और 10-12 राज्य मंत्री शपथ लेंगे। लेकिन यह नहीं बताया कि कौन गृह का लेगा, कौन क्या। क्यों? क्योंकि
जितने मंत्रियों के विभागों से संबंधित बंटवारे हैं वो प्रधानमंत्री करता है। वो जिसे चाहेगा उसे रक्षा मंत्री का विभाग देगा, उसे स्वास्थ्य मंत्री का, उसे शिक्षा मंत्री का, उसे खेल मंत्री का, उसे पर्यावरण मंत्री का। तो ये विभागों का बंटवारा यानी विभागों का आवंटन, बंटवारे का मतलब आवंटन प्रधानमंत्री करेगा। केवल मंत्रियों की शपथ ही राष्ट्रपति दिलाएगा। ये विशेष ध्यान देना। तो हमें उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको बहुत ही रुचिकर लगा होगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट नेक्स्ट जो टॉपिक है नेक्स्ट पार्ट में आपको बताएंगे। लेकिन कोशिश करें कि बेहतर ढंग से इसका नॉलेज करें, ताकि आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए उसे चुटकियों में सॉल्व करें और सफलता लें। तो थैंक यू क्लास। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद, जय भारत।